बरसात का अंतिम सप्ताह था। पुणे की गलियों में अब भी मिट्टी की भीनी खुशबू तैर रही थी। मैं अस्पताल से जल्दी लौट आया था और गर्म चाय का प्याला लेकर खिड़की के पास बैठ ही रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। ठीक 3 बार। समय रात के 12 बजने को थे। दरवाजा खोला तो एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक भीगा हुआ छाता और स्टील का टिफिन बॉक्स था। सफेद कुर्ता पाजामा पहने वो आदमी बेहद शांत और तीव्र निगाहों वाला प्रतीत हो रहा था। डॉक्टर अनंत कुलकर्णी? उसने पूछा। जी, मैंने आश्चर्य से उत्तर दिया। मुझे बताया गया है कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं जो बिना जरूरत सवाल नहीं पूछते। मैं चौंका। किसने बताया आपको ये? उसने हल्की सी मुस्कान दी। जिस आदमी को मैंने अभी अभी दफनाया है वो बिना अनुमति भीतर आ गया। उसके जूतों से बरसाती पानी फर्श पर टपकने लगा। यही मेरी पहली मुलाकात थी जासूस राघव सिन्हा से, मुंबई का एक निजी अन्वेषक जो हाल ही में पुणे आया था। वो रात कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जिसने हम दोनों की जिंदगी को बदल दिया। एक मौत हुई है, उसने टेबल पर टिफिन रखते हुए कहा। हत्या? मैंने पूछा। ये जानने ही आया हूं। बस ये टिफिन मिला है और एक लाश जिसका चेहरा जल चुका है। चेहरा नहीं पहचान सकते? बिल्कुल नहीं, लेकिन लाश के पास ये टिफिन रखा था और खाना ताज़ा बना हुआ था। उसने ढक्कन खोला। 2 रोटियां, आलू गोभी की सब्जी और एक छोटा सा कागज ध्यान से मोड़ा गया। राघव ने वो कागज खोला और पढ़ा। राघव से कहो सवाल पूछना बंद करे, वरना अगली बारी उसकी है। मेरे हाथ का चाय का प्याला थरथरा गया। पर किसी को कैसे पता कि आप इस केस में शामिल होंगे? मैंने पूछा। उन्हें आज सुबह तक नहीं पता था, राघव ने धीमे स्वर में कहा। उसने खिड़की से बाहर गहरी रात और टपकती बारिश की ओर झांका। और इसका मतलब है, उसने गंभीर स्वर में कहा, कोई मुझे हफ्तों से देख रहा है। अगली सुबह हम दोनों पुणे के सदाशिव पेट इलाके की उस सुनसान इमारत में पहुंचे जहां लाश मिली थी। ये एक पुराना गोदाम था, अब कई वर्षों से बंद पड़ा था। चारों तरफ उगी झाड़ियां और काई जमी दीवारें, सब कुछ मानो खामोशी से कुछ छुपा रहे थे। लाश यहीं मिली थी? मैंने पूछा। राघव ने सिर हिलाया। गोदाम के अंदर एक कोने में किसी ने जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश की, लेकिन एक गलती कर गया। कैसी गलती? उसने जूते नहीं हटाए। राघव ने एक कोने में पड़े जले हुए जूतों की ओर इशारा किया। मैंने नीचे देखा। राख के पास फटे हुए चमड़े के जूते पड़े थे, जिनकी एड़ी पर SM और सन्स कोल्हापुर की हल्की सी छपाई अब भी देखी जा सकती थी। कोल्हापुर के जूते, यानी मृतक वहीं से हो सकता है, मैंने अनुमान लगाया। संभव है, राघव बोला, या फिर वहां से जूते खरीदे गए हों। पर यही पहला सुराग है, जूते खाना और वो चिट्ठी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। गोदाम में कोई CCTV नहीं था और बाहर की गली भी सुनसान थी। पर टिफिन वाला खाना यहां कैसे पहुंचा? मैंने पूछा। राघव ने जेब से रुमाल निकाला और गोदाम के दरवाजे के हैंडल को पोंछते हुए बोला, साफ है कि कोई जानकार आदमी ही था जिसने सबूत के रूप में टिफिन यहां रखा और फिर गायब हो गया। उसी वक्त एक ऑटो ड्राइवर ने पास आकर झिझकते हुए पूछा, आप लोग पुलिस से हैं? राघव ने उसकी ओर देखा। नहीं, पर आप बताइए क्या देखा? साहब, परसों रात मैंने एक आदमी को देखा था, सफेद शर्ट और हरे झोले वाला। वो यहीं रुका था। कुछ देर बाद उसके हाथ में यही टिफिन बॉक्स था। फिर वो इस गोदाम की तरफ गया। चेहरा देखा? राघव ने तुरंत पूछा। नहीं साहब, लेकिन उसके दाहिने हाथ पर एक गहरा नीला टैटू था, जैसे सांप लहरा रहा हो। राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शुक्रिया, उसने ऑटो ड्राइवर से कहा। अब हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मैंने पूछा, आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? राघव ने धीमे स्वर में कहा, यह कोई आम मामला नहीं है डॉक्टर कुलकर्णी। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, शायद एक पूरे जाल की शुरुआत है। अगले दिन सुबह सुबह राघव ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन आत्मविश्वास भी। अनंत, तैयार हो जाओ, हमें आज एक खास जगह जाना है जहां शायद ये गुत्थी पहली बार कुछ खोलने वाली है। कहाँ? कोथरूड में एक टैटू पार्लर है, ब्लैक इंक स्टूडियो।
मैं रात भर टैटू डिजाइनों की तलाश में लगा रहा और वही नीला सांप केवल 3 जगहों पर बनाया जाता है, ये उनमें से एक है। कुछ ही देर में हम उस पार्लर में पहुंच चुके थे। वहां का माहौल रंग बिरंगा था। दीवारों पर कई डरावने और रहस्यमयी टैटू डिजाइन लगे थे। राघव सीधे रिसेप्शन काउंटर पर गया और एक तस्वीर निकाली। नीले सांप के टैटू की एक स्केच जो उसने ड्राइवर की बातों के आधार पर बनाई थी। क्या आपने ये डिजाइन कभी बनाया है? उसने पूछा। पार्लर का मालिक, एक दुबला पतला व्यक्ति जिसकी भुजाओं पर खुद कई टैटू थे, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, सिर्फ 2 बार, एक बार पिछले साल और एक बार करीब हफ्ता भर पहले। जो हाल ही में आया था उसके बारे में कुछ याद है? राघव की आवाज अब तेज थी। हाँ, लंबा आदमी था, सांवला रंग, हरे रंग का झोला लिए हुए था, बहुत जल्दी में था। नाम बताया था अमित। नकद भुगतान किया और चला गया। कोई संपर्क नंबर? राघव ने पूछा। नहीं साहब, वो तो बस आया और चला गया। राघव कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने अपनी जेब से टिफिन का ढक्कन निकाला जिस पर तेल का हल्का निशान अब भी था। क्या आपके पास खाने का कोई डब्बा रखने की सुविधा है यहाँ? वो आदमी मुस्कराया। पीछे एक चाय की कैंटीन है, अक्सर ग्राहक वहीं से खाना मंगवाते हैं। हम दोनों तुरंत पीछे बने उस छोटे से चाय ढाबे पर गए। वहां एक बुजुर्ग आदमी चाय चढ़ा रहा था। राघव ने ढक्कन दिखाते हुए पूछा, ये टिफिन यहीं का है क्या? वो झुका, ध्यान से देखा, फिर बोला, हाँ साहब, ये टिफिन तो सपना का है। सपना? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, एक लड़की है, यहीं काम करती है, कभी कभी खाना बनाकर भेजती है। राघव की आंखों में चमक आ गई। वो अभी कहाँ है? कल रात से नहीं आई साहब, फोन भी बंद आ रहा है। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। डॉक्टर कुलकर्णी, राघव ने धीमे स्वर में कहा, अब ये मामला हत्या से आगे बढ़ चुका है। हो सकता है अगला निशाना यही लड़की हो। हमने तुरंत पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय लिया, लेकिन राघव ने रास्ते में ही मुझसे कहा, अनंत, हमें आधिकारिक सिस्टम पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए, कम से कम अभी नहीं। अगर सपना को वाकई कोई खतरा है तो हमें खुद ही तेजी से काम करना होगा। हमने सबसे पहले ब्लैक इंक स्टूडियो के पास की बस्तियों में पूछताछ शुरू की। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद एक किराने की दुकान वाले ने पहचान दी। सपना? हाँ साहब, वो सामने वाली झोपड़ी में रहती है, लेकिन 2 दिन से दिखी नहीं। हम उस झोपड़ी तक पहुंचे। दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन ताले का हुक अधूरा लगा हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में बंद किया हो। राघव ने ध्यान से दरवाजे के पास मिट्टी पर पड़े निशानों को देखा। 2 जोड़ी पैरों के निशान हैं, एक सपना के जैसे छोटे और दूसरे भारी जूतों वाले। हमने झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर बहुत कुछ बिखरा हुआ था। बर्तन उल्टे पड़े थे और एक कोने में सपना का बैग पड़ा था। बैग में उसके कुछ कपड़े और एक टूटा हुआ मोबाइल था। राघव ने बैग से एक पुराना फोटो निकाला जिसमें सपना एक युवक के साथ खड़ी थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। ये कौन है? मैंने पूछा। शायद भाई या कोई करीबी, राघव ने कहा। हमें इस फोटो की कॉपी लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ करनी होगी। हमने कई लोगों को वो तस्वीर दिखाई पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। तभी एक बुजुर्ग महिला ने कहा, इस लड़के को मैं जानती हूँ साहब, ये तो अमित यादव है, पहले रेलवे क्वार्टर्स में काम करता था। क्या आपको उसका पता मालूम है? पुराना पता तो है, नाना पेटे की झुग्गियों में कहीं रहता था। हमने तुरंत ऑटो लिया और नाना पेटे की ओर रवाना हुए। रास्ते में राघव बेहद शांत था, पर उसकी आंखें लगातार सोच में डूबी थीं। अनंत, उसने अचानक कहा, अब हमें समय से पहले उस जगह पहुंचकर देखना होगा कि सपना वहां है या नहीं, क्योंकि अगर अमित वही है जिसे हमने टैटू पार्लर में देखा तो ये सपना को जानता है और छुपा भी सकता है। या फिर मैंने डरते हुए पूछा, या फिर वो उसका हत्यारा भी हो सकता है। नाना पेटे की गलियां हमेशा से तंग और धूल भरी रही हैं, लेकिन उस दिन वहां की हवा में अजीब सी घुटन थी। हर कोना मानो किसी अनजाने डर को छुपाए बैठा था। हम ऑटो से उतरकर अमित यादव के पुराने पते की ओर बढ़े। टूटी फूटी झुग्गियों का एक समूह, जहां टीन की छतें और अधखुले दरवाजे किसी भी बाहरी आदमी को घूरते लगते थे। यही है नंबर 17, राघव ने धीमे स्वर में कहा। तैयार रहो।
किसी भी तरह की परिस्थिति हो सकती है। उसने हल्के से दरवाजा धकेला जो बंद नहीं था। झोंपड़ी के भीतर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में जलती मोमबत्ती की हल्की लौ कुछ कुछ दृश्य स्पष्ट कर रही थी। एक चारपाई, उस पर बैठा था वही आदमी, लंबा सांवला हरे झोले वाला, और उसके दाहिने हाथ पर वही नीला सांप। तुम ही अमित हो? राघव ने पूछा। वो चौंका लेकिन भागा नहीं, बस शांत स्वर में बोला, आप लोगों को यहां किसने भेजा? सपना कहाँ है? राघव की आवाज सख्त हो गई। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे से चारपाई के नीचे झांका और एक तरफ इशारा किया। हमने देखा सपना वहां जमीन पर पड़ी थी, बेहोश लेकिन जिंदा। मैं तुरंत उसके पास गया। नाड़ी देखी, धीमी थी लेकिन नियमित। उसे नींद की गोलियां दी गई हैं, मैंने कहा। क्यों किया ये सब? राघव ने अमित की ओर घूरते हुए पूछा। अमित की आंखों में अब अपराध बोध था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, बस छुपाना चाहता था। सपना जानती थी कि उस टिफिन में क्या था और किसने उसे वहां पहुंचाया। किसने? राघव ने धीरे से पूछा। अमित चुप रहा। राघव ने जेब से वो चिट्ठी निकाली। राघव से कहो सवाल पूछना बंद करे। ये लिखवाने वाला कौन है अमित? कुछ पलों की चुप्पी के बाद अमित बोला, जिसके लिए सपना काम करती थी और जो उस लाश का असली मालिक है, नगर निगम का चीफ इंजीनियर रवि मेश्राम। राघव की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। अब मामला एक व्यक्तिगत हत्या से निकलकर किसी बहुत बड़े रैकेट की ओर बढ़ रहा था। वजह? मैंने पूछा। अमित ने थके स्वर में कहा, भ्रष्टाचार, घोटाला और एक आदमी जिसने सब कुछ उजागर करने की धमकी दी थी। उसी को मारकर लाश बना दिया गया और अब सपना जानती है कि असली कातिल कौन है। सपना जिंदा तो मिल गई, लेकिन अब वो सिर्फ एक गवाह नहीं, अगला निशाना बन चुकी थी। अमित ने जो राज खोले, उसने राघव को सीधे उस शख्स के सामने ला खड़ा किया जो सिस्टम के पीछे से हत्याएं करवा रहा था। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था और अगला हमला कभी भी हो सकता था। क्या राघव और डॉक्टर कुलकर्णी सच्चाई तक पहुंच पाएंगे, या इस साजिश में उनका नाम भी मिटा दिया जाएगा? जानिए कहानी की अगली खतरनाक कड़ी में, पार्ट 2 में।